हमने जिस तरह पीछे हमने डिक्शनरीज और टपल्स देखा था, उसी के एक एडवांस फॉर्म हम जेसन देखते हैं। जेसन एक फ्लैट फाइल सिस्टम है, और जब भी फ्लैट फाइल सिस्टम मतलब कि किसी भी ऐसे फाइल सिस्टम के अंदर जब भी हमने डाटा ट्रांसफ़र करना हो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर या डिफरेंट डीबीज़ के अंदर, तो हम कोई एक फ्लैट फाइल सिस्टम लेते हैं। अगर हमने कोई एक रिकॉर्ड भेजना हो तो हम कोई प्रॉपर डीबी की फ़ाइल बना के नहीं भेजते, ऐसा फाइल सिस्टम जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर खुल जाए और कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करती हो। तो उसके लिए हम सिंपल एक फ्लैट फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी की फाइल के अंदर जाके ओपन हो सकता है, किसी भी एडिटर इवन मोबाइल में भी खुल सकता है। लेकिन उसके अंदर पैटर्न इस तरह बनाया होता है ताकि कोई और प्रोग्राम लैंग्वेज इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जेसन के आने से पहले लोग एक्सएमएल यूज़ करते थे, तो एक्सएमएल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, एक मिनट में यहाँ, ओके, अगर एक्सएमएल में देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेम आ रहा है दोनों साइड के ऊपर। तो एक्सएमएल एक एचटीएमएल की ही फॉर्मेट को फॉलो करती है। एचटीएमएल में जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे बोल्ड करना है तो बी का टैग है, अटैलिक करना आई का टैग है, एचटीएमएल के लिए एचटीएमएल का टैग है। आप अपने से कोई टैग नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का रिकॉर्ड भेजना हो एचटीएमएल फाइल के अंदर, तो आप नहीं भेज सकते क्योंकि आपके पास प्री डिफाइंड टैग नहीं है, आपके पास वही टैग है जो एचटीएमएल ने डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके लिए एक्सएमएल एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराएगी, जिसके अंदर आप एचटीएमएल की तरह ही काम होता है टैगिंग के अंदर, लेकिन आप अपने प्री डिफाइंड टैग रख सकते हैं। जिस तरह नेम है, इसी तरह हमारे पास एड्रेस है तो हम एक एड्रेस का टैग लगाते हैं, इसी तरह हमारे पास फ़ोन नंबर है तो हम फ़ोन का टैग लगाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टैग से हम एक्सएमएल के अंदर काम करते हैं। और इस सारे रिकॉर्ड को हम ये जो इतना भी ये देखें तो ये एक कोई डेटाबेस में किसी एक स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड है जिसका नाम है, एड्रेस और फ़ोन है। और इस सारे रिकॉर्ड को हम एक रूट रिकॉर्ड भी दे देते हैं कि जी ये ID1 है। ठीक है जी, ये अब ID1 का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसी तरह जब ID2 की होगी तो हम एक और टैग लगाएंगे ID2 का और उसके अंदर रिकॉर्ड देंगे। तो इसके अंदर मसला ये है कि देखें, जो नाम हम टैग का स्टार्ट कर रहे हैं ना, नेम एड्रेस वो हम क्लोज भी करें, क्योंकि एक्सएमएल एचटीएमएल को फॉर्मेट करती है तो आपके पास क्लोजिंग टैग लाजमी होने चाहिए। अब जब हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं तो जितने टैग स्टार्ट हो रहे हैं ना वो क्लोज भी हो रहे हैं, तो इससे जो एक्सएमएल का साइज है ना वो बढ़ जाता है, एमबीज में बढ़ जाता है। और जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो इसी के बरक्स हम जेसन किया, जेसन में भी वही काम हो रहा है। ये एक ऊपर इसके अंदर एक आईडी का है कि जी अगर ID1 है तो देखिए हम डायरेक्ट नेम लिखते हैं तो अब हमें क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम नाम डालते हैं। हम एड्रेस लिखते हैं, डाक एड्रेस डाला कोई मसला नहीं, फ़ोन डाला। तो जेसन थोड़ी सी उससे हमारे लिहाज से फास्ट भी है और थोड़ी सी सिक्योर भी है और लाइट वेट भी है। सो इन सारे काम से हम इसीलिए जेसन को सपोर्ट करते हैं। सो अब हम आते हैं अपनी एक फाइल के अंदर। ये json.py की फाइल बनाई। जेसन एक टाइप की डिक्शनरी ही होती है, जो आपने इससे पहले डिक्शनरी पढ़ी, उस डिक्शनरी को ही हम अ, जेसन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास बुक है, अब हम डिक्शनरी कैसे बनाते थे, देखें हमने बुक बनाई तो पहले हम डायरेक्ट डिक्शनरी इस तरह बनाते थे, ये देखें जी, कि हमारे पास नाम आया, टॉम आया, ये चीज़ें आई और इन सारों को हमने चला लिया। तो देखें ये मैंने इसको रन किया तो उसने बताया मुझे क्लास डिक्शनरी। लेकिन मैं आपको बता रहा था जब मल्टीपल डिक्शनरीज को हमने स्टोर कराना हो तो हमने ये देखें बुक बनाई जो ही डिक्शनरी का नाम है, जिसके अंदर एक टॉम आईडी है। इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई। इसी तरह मैंने अगर एक और बनानी है इसी बुक नाम के अंदर डिक्शनरी, तो मैं बुक के अंदर एक बॉब यूज़ करता हूँ, नाम में इसमें बॉब रख देता हूँ। एड्रेस में यहाँ पर रख देता हूँ ग्रीन स्ट्रीट और नंबर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँ और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ CLS, नाउ अगेन रन, तो देखिए मेरे पास ये क्लास डिक्शनरी ही आ रही है। और अगर मैं अब इसको प्रिंट कर लेता हूँ टाइप के बाद, और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। तो देखें जी, ये देखें टॉम की डिक्शनरी स्टार्ट हुई, फिर ये टॉम का रिकॉर्ड है, देन ये बॉब की डिक्शनरी स्टार्ट हुई, फिर ये बॉब का रिकॉर्ड है। तो इस तरह मल्टीपल हम काम कर सकते हैं। यही काम हम एक्सएमएल में भी कर सकते थे। एक्सएमएल के अंदर हमें रूट टैग्स लगाने पड़ते और सारे टैग क्लोज करने पड़ते। सो अब आजकल लोग सारे इसके ऊपर जेसन के ऊपर जा रहे हैं और जेसन को यूज़ करते हैं। सो पाइथन के लिए जेसन अपनी एक लाइब्रेरी देती है, हम इंपोर्ट के थ्रू उसको इंक्लूड कर लेते हैं। जिस तरह आप
ने इससे पहले हम कोई भी इंपोर्ट करके कीवर्ड, इंपोर्ट का कीवर्ड पाइथन में यूज होता है कोई भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को यूज करने तो जिस तरह हम सी प्लस उसमें हैश इंक्लूड करते हैं और सी शार्प के अंदर यूजिंग का यूज करते हैं, तो इसके अंदर इंपोर्ट इंपोर्ट जेसन। और अब मैं इसको डंप करने लगा हूं, एस बराबर है जेसन डॉट डम्प्स। ये दो हैं, आपने एस वाला यूज करना है क्योंकि हम डम्प्स कर रहे हैं इसके अंदर पूरी बुक को। और प्रिंट एस, तो ये अब मेरे पास दोबारा प्रिंट होगी। मैं अभी ऊपर वाला प्रिंट को कमेंट कर रहा हूं और ये मैंने इसको दोबारा यहां से मैं इसको रन करता हूं। सो अब ये मैंने जेसन डॉट डम्प स्टार्ट की और मैं अब इसको रन करता हूं। वर्ड है जेसन का, वही नाम मैंने रख दिया था जिस वजह से मसला आ रहा था क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था, तो ये जेसन बन गई। सो अब हम एक और इसके अंदर डाल देते हैं एंट्री जो हमने बॉब की डाली थी। बॉब आ गया, नेम हमारे पास बॉब आ गया, यहाँ से हमारे पास ग्रीन स्ट्रीट आ गई, नंबर भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, और नाउ आई कैन रन। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली जेसन बन गई है, हमने डंप कर दी है। लेकिन अगर इससे पहले डंप करने से पहले आप इस जेसन की टाइप देखें प्रिंट, क्योंकि उससे पहले हमने एस में तो नहीं सेव कराया, तो हम इस तरह लिखते हैं टाइप ऑफ एस, क्योंकि टाइप ऑफ बुक होगी, क्योंकि पहले ये भी बुक में पड़ी हुई है जेसन, अभी हमने नहीं कराया। बाद में हमने ये जब सारा कर लिया तो अब हम एस की भी टाइप देखते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो देखें पहले जब डायरेक्ट डिक्शनरी बनाई थी तो इसकी क्लास की डिक्शनरी थी, तो डॉट डंप से ये जितनी भी जेसन है ये एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी। अब इस स्ट्रिंग को हम राइट कर लेते हैं किसी भी नोटपैड की फाइल में, देन हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो इसको इजीली यूज कर सकती है। तो डंप का जो कीवर्ड है वो यूज होता है किसी जेसन ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह यहाँ पर इस हम राइट नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास एस के अंदर सारी जेसन आ गई है। सो इस टाइप को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। नाउ वी डोंट नीड टू प्रिंट दिस जेसन। सो आपने राइट फाइल राइट करना तो ये तो इजीली आपने हर प्रोग्रामिंग में सीखा होगा। तो पाइथन के अंदर हम इस तरह विद ओपन करते हैं। अगर तो हम किसी और पाथ में नहीं दे रहे, अगर इधर ही करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ जेसन का नाम रख देंगे। जैसे मैं रख देता हूँ बुक डॉट टी एक्स टी, कोमा, आगे हम मोड बताते हैं कि राइट मोड है कि इसको राइट करना है एज एफ। एज एफ के थ्रू हम इसको आगे लेके चलेंगे। एज एफ कॉलन आएगा क्योंकि विद एक मेथड है जो इसको यूज करता है। तो एफ के अंदर जाके अब हम एफ डॉट राइट लिख देते हैं, WRITE राइट। और किसको राइट करना है, जो सारी स्ट्रिंग हमारी एस में सेव है, सिंपली एस। सेव करते हैं, नाउ इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गई ये एक बुक डॉट टी बन गई और इसमें मेरे पास एक ये टेक्स्ट आ गया। अब इसमें मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड भी हैं तो मेरे पास इस टेक्स्ट में सेव हो जाएंगे, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो एक जेसन का फॉर्मेट है। कोई भी आपको फाइल जब भी हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर बड़ा डाटा आएगा या आप कोई मशीन लर्निंग परफॉर्म करेंगे आपको जेसन में डाटा आएगा, ट्विटर का डाटा है या बहुत कुछ सा डाटा आपको जेसन में आएगा। मैं अगर आपको यहाँ दिखा भी दूँ कि जी जेसन का डाटा किस तरह, जिस तरह सेंटीमेंट एनालिसिस एक डोमेन है, सेंटीमेंट एनालिसिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक डोमेन है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस डाटा सेट, ये डाटा सेट है हमारे पास पड़े हुए डिफरेंट किस्म के। सो मैं यहाँ पर आगे गिट हब लिख देता हूँ। सो अभी मेरे पास गिट हब में लोगों ने रेपोजिटरीज बनाई हुई हैं अपनी। अब हम इधर से देखते हैं कोई डाटा हमें अगर मिलता है, हम इसके आगे अगर ओके साथ में जेसन भी लिख दूं क्योंकि ज़्यादातर डाटा आपको जेसन में मिलेगा।
जेसन के अंदर ओके, ये रिव्यूज़ आ गए हमारे पास सारे, इसको आगे हम जेसन लिख देते हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक ज़रा कॉल सुन लूँ, मैं मीटिंग को ज़रा पॉज कर रहा हूँ। हेलो अस्सलाम। नहीं नहीं, हाँ रॉन्ग नंबर ही है ये भी। नहीं नहीं, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, मैं कॉल पे था। ओके, हम यहाँ से देख रहे थे ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस का। अभी हम यहाँ से आपको मैं डाटा दिखाता हूँ कोई, क्योंकि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि डाटा आता किस तरह है। ओके ओके ओके, जॉब ट्वीट्स का डाटा है हमारे पास। ये लोगों ने अब लाइब्रेरीज बनाई हैं, बड़ा डाटा यहाँ पर स्टोर नहीं करते। डायरेक्ट पी वाई की फाइल हम देख रहे हैं ना, सारी पाइथन की फाइलें डायरेक्ट करेंगे, जेसन आपको डायरेक्ट उठा के लाएंगे। मैं देख रहा हूँ कोई आपके पास डाटा पहले से बना बनाया मिल जाए तो मैं आपको वो दिखा दूँ। चलें कैगल पे देखते हैं, मे भी शायद कैगल के ऊपर पड़ा हुआ हो। कैगल एक्चुअली मुझे करने नहीं देता लॉगिन ना, उसके बगैर डाटा नहीं देखने देता। सर एपीआई टेस्टिंग के लिए जेसन अवेलेबल होती है गूगल पे, अगर आप लिखें ना हाँ एपीआई नहीं, वो तो टेस्टिंग मैं जेसन। बता रहा हूँ क्योंकि हमारा काम डाटा साइंस का, तो मैं उनसे रेलिवेंट थोड़ा बता रहा हूँ, जो आगे चीज़ें हमने पढ़नी है सारी चीज़ें हम करेंगे। अब इस जेसन को उन्होंने CSV में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन ये देखें CSV कितनी बड़ी 238 MB की है। लेकिन ये अगर आपके पास जेसन की फाइल होती ना, तो ये हो सकता है आपकी 100 MB से भी नीचे चली जाती। क्यों CSV के अंदर और हमारे पास डाइवर्स डाटा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, CSV में डाटा को मुश्किल है, क्योंकि ये कॉलम एक दफ़ा लिखा हुआ होगा और उसके बाद ये कॉलम के रिपीट नहीं होगा। जेसन के अंदर तो हमारे पास प्रॉपर टैग के नेम के साथ कॉलम आते हैं। अब ये जेसन हमारे पास यहाँ पर book.txt में आ गई। नाउ अब ये जेसन हमारे पास जब इस फॉर्मेट में आ गई डंप करके, अब आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जेसन को सपोर्ट करती है, C++ है, जावा है, आर स्टूडियो है, PHP है, ईच एंड एवरीथिंग एप्लीकेशन अब आपका डाटा ट्रांसफर होगा। देखें फ्लैट फाइल सिस्टम का फायदा ये होता है कि आपकी लैंग्वेज डिपेंडेंसी खत्म होगी। अब किसी को पाइथन की जरूरत नहीं, अगर मैं इसको पाइथन के ऑब्जेक्ट में सेव कर देता, फिर वो पहले पाइथन इंस्टॉल करता, इसको ऑब्जेक्ट को रीड करता, देन वो इसके ऊपर अपना काम करता। सो हमारे पास फ़ायदा ये होता है इसको जेसन का, तो हमारे पास फ्लैट फाइल सिस्टम आ जाता है, तो हमारे पास ये इजीली हो जाता है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जेसन राइट, ठीक है। एक और मैंने फाइल बनाई, अब मैं इसे रीड करूंगा न्यू फाइल से, जिसके अंदर ये डाटा नहीं पड़ा हुआ होगा, डायरेक्ट हम TXT से उठाएंगे। ओके, जेसन रीड के लिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास राइट होके डाटा हार्ड डिस्क में आ गया। मैं डायरेक्ट जेसन को इंपोर्ट करता हूँ और इंपोर्ट करने के बाद मैं उसी एक बुक का वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं डायरेक्ट करूँगा जेसन डॉट लोड्स। ये अब आपने उधर डंप्स था, इधर लोड्स है। और ये तो अगर हम डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग से करें, अब हम इसको उठाना चाहते हैं अपनी डिक्शनरी से। इससे पहले लोड करने से पहले मैं अपनी फाइल से डाटा उठा के किसी एक स्ट्रिंग में सेव कर लेता हूँ। वही काम होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, F बराबर है। अब हम जहां पर आपको मैंने राइट वाला बताया था, जिस तरह ये हम राइट कर रहे थे काम ना, ये वाला विद F के थ्रू। सो अब हम इसके अंदर डायरेक्ट रीड करेंगे। सो अब हम डायरेक्ट यहां पर उसी को रीड करेंगे। F बराबर है ओपन और
ओपन के लिए अगर हम इस txt का पाथ दे दें, इससे हम डायरेक्टली इस तरह ओपन करते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे एज अ आर के लिए, क्योंकि अब हम ये रीड कर रहे हैं। उधर हमारे पास था राइट, क्योंकि हम राइट कर रहे थे। सो अगर इसको मैं डायरेक्ट एफ में रख के देखूं तो आया कि ये ओपन होता है। आई थिंक ये नहीं होगा। लेट मी ट्राई। इसको मैं रन करता हूँ। ओके, ये डायरेक्ट इस तरह भी ओपन हो जाएगा। तो हम एस में ही दोबारा सेव कर लेते हैं, एफ डॉट रीड करके। सो एफ डॉट रीड करके मैंने इसको सेव किया। सो मेरे पास कोई एरर नहीं आया। नाउ आई जस्ट प्रिंट फॉर एस। क्लियर करते हैं स्क्रीन को, अगेन रन करते हैं। हो सो देखें जी, मेरे पास ये दोबारा रीड हो गया कि अब मैंने कोई फाइल सेविंग डायरेक्ट txt से है। नाउ आई कैन चेक द टाइप, क्योंकि ये अब आपने टाइप वाला काम लाजमी करना है, क्योंकि इसी से आपको आगे लॉजिक का पता चलता है कि अब मैंने आगे क्या करना है। अब देखेंगे इसने नोट पैड की फाइल से एज अ टेक्स्ट उठाया। हमने पहले जेसन से जो जेसन की डिक्शनरी बनाई, उसको स्ट्रिंग बनाया डंप के थ्रू और सेव कराया डायरेक्टरी में। अब डायरेक्टरी से उठाई .txt तो उसने एज हमें स्ट्रिंग दे दी। अब वो रिवर्स चलना है। अब पहले हमने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, उल्टा काम होगा, ताकि हम उसको फिर यूज कर सकें एज अ डिक्शनरी। इंपोर्ट जेसन मैंने ऊपर लिख दिया, नहीं तो आपको दोबारा यहां पर लिख लेते हैं इंपोर्ट जेसन। अब वही काम है, बुक इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स, और इसके अंदर वो एस दे दें जो स्ट्रिंग आपके पास आई है, क्योंकि सारी चीजें आपके पास यहाँ पर एस में आ गई हैं। नाउ यू कैन प्रिंट बुक, ऑल्सो यू शुड प्रिंट टाइप फॉर कन्वीनियंस। ये लें जी, क्लियर स्क्रीन करते हैं एक दफा। नाउ वी कैन रन। अब ये देखें, इसने रीड तो कर लिया है, लेकिन इसने लोड भी कर लिया, लेकिन हमने ये किसी के अंदर सेव नहीं करवाई। वो हमें पुरानी ही स्ट्रिंग बता रहा है एस की। ये जो हमने लोड करवाई है, तो हमें यहाँ पर एस बुक करना चाहिए था, ताकि हमें पता चले जो नई चीज़ हमने सेव कराई है उसके अंदर कैसे आता है। तो देखें, स्ट्रिंग से उठाया, डिक्शनरी उठाई, और उसको अब हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। ओके, डिक्शनरी में कन्वर्ट करने से अब हम इसको बाय की एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे बुक ऑफ बॉब चाहिए, जैसे आप रो कॉलम्स में डाटा उठाते हैं ना, बुक ऑफ बॉब, अगर मैं आईडीएल में कर रहा था, जो मैं प्रिंट लिखने की जरूरत ना होती, वो डायरेक्टली कर लेता। सो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये लें जी, आप देखें जी, मुझे खाली बॉब की बुक मिल रही है। अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ यार मुझे बॉब के रिकॉर्ड के अंदर खाली फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं एक और टैग लगाऊंगा इसके आगे जेसन का, इसके अंदर मैं फ़ोन लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास डाटा की जो एक्सेस है ना, वो बड़ी इजी हो गई है। इसी तरह मैंने अगर एक लूप लगा के मल्टीपल रिकॉर्ड उठाने हो, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। नाउ मैं लिखता हूँ जी फॉर पर्सन इन बुक, कि सारी जेसन के अंदर इन लगाया मैंने, और इसके बाद मैं कर रहा हूँ जी प्रिंट बुक ऑफ पर्सन। नाउ इसको रन करें। देखें, वो जो जेसन डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था, मैं लूप के थ्रू कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड प्रिंट करना हो, तो ये डिफरेंट हमारे पास अब तरीक़ेकार हैं। वो तो अब हम आगे जाके देखेंगे हमारे काम के लिहाज से कौन सा सेट बैठता है। सो जेसन के अंदर हम इस तरह अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं।
सो जेसन और भी आगे चीज़ें हम जाके देखेंगे। सो ये तो जेसन के रीड राइट का आगे हमें काम आएगा। ये मैंने आपको सारा बता दिया कि जी ये जेसन फास्ट है। शुरू के अंदर जो जो उसमें प्रॉब्लम थे जेसन के अंदर, यहाँ पर हमने टैग्स बना लिए। नाउ अब हम चलते हैं एक और पाइथन के छोटे से कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं एंट्री पॉइंट या मेन। आपने सी या जावा कभी तो यूज़ की होगी, जो सी एस की है, नहीं भी की तो ये बिल्कुल बेसिक 9th 10th में भी आपने पढ़ी होगी। अगर सी लैंग्वेज हो आपके पास तो सी एक एंट्री पॉइंट देती है आपको कि कोड कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर इसके ऊपर बहुत सारा कोड लिखा हुआ भी हो तो सी हमेशा आपका कोड यहाँ से स्टार्ट करता है। इसी तरह आपके पास जावा हो तो जावा के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यूज होता है, यानी कि एक मेन फंक्शन होता है जहां से आपके कोड ने स्टार्ट होना होता है। तो उसके अंदर हमारा कोड थोड़ा सा इस तरह स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कि वो इजीली अपना ये काम कर सके। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाने लगा हूँ पाइथन की। इसको सेव कर रहा हूँ मैं एरिया के नाम से। ओके, नाउ यू कैन चेक के अब मैं यहाँ पर एक कैलकुलेट कर रहा हूँ एरिया, जिसके अंदर मैं एक बेस दूंगा वेरिएबल और एक HEIGST हाइट देता हूँ। ये एक मैंने मेथड बनाया और मैंने रिटर्न किया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो सिंपल फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ना, इसका एरिया कैलकुलेट करने का। और मैंने इसके साथ बेस स्टैटिक हाइट लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक कोड को चलाते हैं। इट्स वर्किंग फाइन। ओके, अब मैं a इज इक्वल टू कैलकुलेट एरिया को कॉल करता हूँ। 10 20 प्रिंट एरिया और साथ में a को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, नाउ कैन रन। सो देखें जी एरिया मेरे पास 100 आ गया। लेकिन अगर देखें मेरे पास एंट्री पॉइंट कोई नहीं है, कोड मेरा यहाँ पर आता है फर्स्ट लाइन के ऊपर और वो फर्स्ट लाइन से यहाँ पर पहले इसको चलाता है, फिर इसको चलाता है, फिर इसको चलाता है, इसको लाइन बाय लाइन चलाता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने एंट्री पॉइंट देनी हो पाइथन के अंदर, सी प्लस प्लस और जावा एंट्री पॉइंट के बगैर रन ही नहीं होते। पाइथन रन हो जाता है लेकिन आपको फैसिलिटी देता है आप एंट्री पॉइंट दे लें। एंट्री पॉइंट देने का तरीका ये है कि हम एक इफ लगाते हैं और इसमें डबल अंडरस्कोर, ये जितने डबल अंडरस्कोर से वेरिएबल आ रहे हैं ये सारे प्री डिफाइन है पाइथन के। इसके अंदर हम यूज करते हैं नेम फिर डबल अंडरस्कोर, ये सारे पाइथन के प्री डिफाइन है। तो आपने डबल अंडरस्कोर वाले जितने भी आप वेरिएबल देखेंगे सारे प्री डिफाइन है। इज इक्वल टू डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर और ये मैंने एक इफ लगा दिया। अब मेरा जो कोड है वो एंट्री पॉइंट इस डायरेक्ट इस इफ के अंदर आएगा, देन वो इसको रन करेगा। इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं आइडियल खोलता हूं और मैं आपको देखें भाई आइडियल में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इधर खाली मैं डबल अंडरस्कोर नेम प्रिंट करता हूं NAME। तो ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है देखें, इसके वेरिएबल में उन्होंने मेन रखा हुआ है। पाइथन जिस तरह डिजाइन हुई है उन्होंने इस वेरिएबल के अंदर ही मेन रखा हुआ है। तो हमने एक इफ लगाया कि अगर तो ये जब भी रन हो कोड और अगर इसके नेम के अंदर मेन पड़ा हुआ है ना तो फिर एंट्री पॉइंट इसका यहां से स्टार्ट हो जाए। सो ये पाइथन में एक सिंपल तरीका है एंट्री पॉइंट देने का। आप सिंपली यहां पर इस तरीके से एंट्री पॉइंट दे सकते हैं जिस तरह सी और जावा के अंदर होता है। ये जो प्योर प्रोग्रामिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि जी इसको आप मेन के थ्रू किस तरह करते हैं, क्योंकि जब हम इसको पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस तरह थोड़ी सी क्लासेस अलग कर देंगे। इसमें एक और एग्जांपल देखिएगा, एरिया डॉट पी वाई बना हुआ है। मैं एक और यहां पर बना रहा हूं कॉलर, मतलब कि मेन का काम किस तरह होता है। मैं न्यू फाइल बनाता हूं, पाइथन की फाइल बनाता हूं, इसको मैं सेव करता हूं कॉलर डॉट पी वाई से, कि मैं इससे किसी और फाइल को कॉल करूंगा। सेव नहीं हुई। ओके, कॉलर डॉट पी वाई। अब देखें मैं इस कॉलर के अंदर इस इंपोर्ट को इस कॉलर के अंदर इस जो एरिया को है इसको इंपोर्ट कर रहा हूं कि कॉलर एक फंक्शन है जो एरिया को सिर्फ कॉल करेगा। तो मैं सिंपली करता हूं इंपोर्ट एरिया। मैं यहां पर लिख भी देता हूं प्रिंट आई एम इन कॉलर डॉट पी वाई। और अब जो ये मेथड है ये एरिया के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं कॉलर से एरिया को कॉल कर रहा हूं तो वो मैं कैसे करूंगा,
एरिया डॉट, ये देखें कैलकुलेट एरिया, इसके अंदर वही मैं 5 और 10 दो नंबर दे रहा हूं। सो अब मैंने इस मेथड से दूसरा मेथड कॉल किया। ओके, अब मैं जरा एरिया वाले में भी चेंज करता हूं कि यहां पर भी मैं प्रिंट कर दूं जब इस मेथड में पहुंचेगा। और मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूं, जो मैंने वहां पर नेम के वेरिएबल में जब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पर लिखता हूं नेम। ये तो मैंने स्ट्रिंग वैसे प्रिंट कराई, इसके आगे उस वेरिएबल का नाम। ओके, नाउ मैं इसके अंदर जब ये मेन के अंदर आ जाएगा तो मैं यहां पर ये भी लिख रहा हूं कि आई एम एरिया डॉट पी वाई, ताकि हमें पता चल जाए जब वो इस मेथड में पहुंचेगा तो वो एरिया डॉट पी वाई में होगा। ओके, अब मैं रन करता हूं कॉलर को। अब मैं डायरेक्ट यहां से इस रन की बजाय ना डायरेक्ट करके बता रहा हूं, ताकि अगर आपने कभी ये रन आपका नहीं भी चल रहा या कोई और तरीका भी, आप डायरेक्ट यहां से भी रन कर सकते हैं। मैं यहां से जाता हूं और मैं जाके इसको रन करता हूं। सबसे पहले एरिया डॉट पी वाई को, इसको तो मैं यहां लिख देता हूं पाइथन एरिया डॉट पी वाई। तो देखें उसने चला यहां पर, उसने कहा जी मैं एरिया डॉट पी वाई हूं। यहां से इस मेथड में गया तो उसने बताया कि जी मेरे नेम के अंदर मेन पड़ा हुआ है, यानी कि अगर इस एरिया डॉट पी वाई के अंदर अगर इफ मेन लगाएंगे ना तो एंट्री पॉइंट ये बन सकता है इजीली। क्यों? क्योंकि इसके नेम में वेरिएबल पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम किसी और मेथड से इसको कॉल करते हैं, अब ये देखिएगा, मैं अब बल्कि इसको भी लिखा रहने दें ताकि आपको पता लग रहा है। अब मैं वही कर रहा हूं पाइथन कॉलर डॉट पी वाई। अब देखें नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, देखिए अब नेम के अंदर एरिया पड़ा हुआ है। क्योंकि हम कॉलर से एरिया को कॉल कर रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि इसके अंदर आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं उसका नाम है लेकिन मेन नहीं पड़ा हुआ। सो ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर है, आपने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। ये थोड़ा सा, क्योंकि इस क्लास के अंदर कुछ प्योर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो उनके लिए जो उन्होंने आगे पैकेजेस पे थोड़ा काम करना हो, ये सिर्फ एक क्लू दिया कि आप इस लेवल के ऊपर भी पाइथन को सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जी जितना हमने सिखा दिया इसके आगे क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आती हैं, इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, उसके बाद हमारे पास रेज एक्सेप्शन है, जनरेटर्स हैं पाइथन के, लिस्ट सेट डिक्शनरी है, फ्रोजन सेट हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं। फिर हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन आ जाते हैं। डेकोरेटर फंक्शन ऐट द रेट से हमारे पास जितने भी फंक्शन आते हैं ना, ये सारे, ये देखें ना, ये ऐट द रेट से सेट शेट, ये सारे डेकोरेटर्स फंक्शन हमारे पास ये हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है, मल्टी प्री प्रोसेसिंग आ जाती है, मल्टी प्रोसेसिंग आ जाती है। फिर हमारे पास लॉक की स्टेट्स आ जाती हैं, यूनिट टेस्टिंग है। और ये बहुत एडवांस है पाइथन ना, तो जिसने तो प्योर पाइथन की तरफ जाना है वो इस कोर्स से इतना एडवांटेज लेके अब आगे वहां से खुद देखें। क्योंकि हमारा डाटा साइंटिस्ट का है तो हम इतना उस लेवल पे एडवांस नहीं जाएंगे। ओके। सर एक चीज पूछनी थी अभी आपसे। आपने जी जी बोलें। सर मैं ये कह रहा था कि अभी आपने पाइथन का जो बताया, मतलब बहुत सारे पैकेजेस आपने बता दिए। तो हम अभी जो सीख रहे हैं, मतलब एक बेसिक चीज़ें, डेटा साइंटिस्ट तक की यही काम आएगा या इसके अलावा जो आपने बताया ये भी काम आएगा? देखें, जितना मैंने आपको सिखा रहा हूं ना, इतना आप डाटा साइंस से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन कहेंगे खाली डाटा साइंस से, ये वही बात है, आपने सुना होगा जी जितना गुड़ डालोगे मीठा होगा। अगर आप कोई बहुत इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जाहिर बात आपको और चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन जो जितनी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इससे आप एक अच्छी खासी पाइथन की एप्लीकेशन बना लेंगे इन डाटा साइंस मशीन लर्निंग के अंदर। सो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है सर। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट थिंग है इस पाइथन के अंदर। अगर मैं उसके अंदर, जी जी बोलें फाहद। सर ये जो अभी हमने किया है सर, एंट्री पॉइंट वाला, सर अगर आप एरिया डॉट पी वाई पे वापस आते हैं, हमने जब एरिया डॉट पी वाई जब सर प्रिंट करवाई है तो वो मेन एंट्री पॉइंट के अंदर आके ही उसने पहले प्रिंट किया और बाद में सर उसने मैं कहा कि मैं जो है वो एरिया उसमें हूँ, मेन एंट्री पॉइंट में हूँ। हम्म, तो सर होना ऐसे नहीं चाहिए था कि पहले वो मेन प्रिंट करता और उसके बाद कहता कि अब आपका ये आई एम एरिया डॉट पी वाई प्रिंट होगा। देखें ना वो सबसे पहले कहाँ क्योंकि गया सर है। हमारा देखें आपको मैंने पहले बताया वो सब कुछ छोड़ के एंट्री पॉइंट में आ गया सबसे पहले। अब होना ये इसने जावा या सी प्लस उसने होता है मेन फंक्शन में आ गया। मेन फंक्शन में उसने आने के बाद सबसे पहले लाइन ये प्रिंट की है, आई एम एरिया पी वाई।
फिर ये इसने फंक्शन कॉल किया है और फिर इसने प्रिंट किया है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, ये अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपने भी करना है, क्योंकि मैं इसको इस तरह करके देख लेते हैं। अब देखें, अब उसने आई एम एरिया पी वाई एंड में प्रिंट किया, क्योंकि अब ये लाइन बाय लाइन, अब इस मेन्स के लिहाज से वो चल रहा है, अब उसको उस फंक्शन की नहीं पता। अब इस मेन के अंदर जिस तरह आप डील करेंगे, अगर आप इसमें ये पहले प्रिंट कराएंगे तो वो इस एंट्री पॉइंट को पहले लेगा कि मैंने पहले प्रिंट कराना है, फिर मैंने फंक्शन कॉल करना है, फिर ये करना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप मेन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर अब उसने अपना स्ट्रक्चर छोड़ दिया, अब इसने एंट्री पॉइंट का स्ट्रक्चर उठाना है यहां से। सर ऐसा नहीं हो रहा कि जब ये आई एम एरिया डॉट पी वाई प्रिंट होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, हाँ, और फिर वो जो ऊपर जो प्रिंट है वो एरिया जो है ना वो हमारे पास मेन प्रिंट करके उसके बाद फंक्शन कॉल कर रहा है। नेम प्रिंट नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ वेरिएबल का नाम प्रिंट बताया कि नेम में क्या पड़ा हुआ है। जब आप एरिया को कॉल करेंगे ना, तो नेम के अंदर मेन पड़ा होगा, जी इसलिए मैंने आपको आइडियल खोल के दिखाया। आप देखें, ये आइडियल के अंदर ना कोई फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने खाली पाइथन किया, मैंने इस पर जाकर खाली नेम लिखा। तो ये मुझे बताता है कि जो नेम का वेरिएबल, जब भी कोई आप पाइथन की फाइल खोलेंगे ना, तो मैंने नेम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने मेन सेव किया हुआ है। सो ये लॉजिक तो हमने खुद लगाई है कि अगर नाम बराबर हो मेन के, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही फाइल खुली हुई है। इसी तरह जब कॉलर जी के ठीक है सर, हाँ, मैं समझ कॉलर गया। के अंदर वो फाइल हमारे पास चेंज हो जाएगी। ओके, अब हम एक लास्ट चीज एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरीका कार होता है कोड की, जरा थोड़ी जिसको तो नहीं पता उसमें बता दूं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखें जी, एक बंदा है वो लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, जिस तरह आप देखते हैं, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। इंटरनेट को रीस्टोर किया कैसे? आपने पीटीसीएल का इंटरनेट लगवाया हुआ था या किसी भी एक आईएसपी का इंटरनेट लगवाया हुआ था, ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में पीटीसीएल है, नया टेल है। सो एक्सेप्शन आई, आप ब्लॉकेज हुई, आपने अपना मोबाइल का 4G डाटा ऑन कर लिया, आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अगर इस 4G का इंटरनेट ना होता, या यूट्यूब वालों ने ये रखा होता कि आप इस इंटरनेट के अलावा किसी पे नहीं चला सकते, तो आप इन एक्सेप्शन में फंस जाते। इसी तरह आपके पास एक गाड़ी थी, आप गाड़ी पे जा रहे थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, एक्सेप्शन आ गई। अगर तो आपके पास एक्सटर्नल स्टेपनी थी, तो आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते, और अगर ये ना होती आपके पास, तो आप स्टक हो जाते, तो एक्सेप्शन आ जाए। तो ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। सो अब ये तो मैं आपको बता दिया कि एक्सेप्शन होती क्या है, लेकिन इसको हैंडल किया किस तरह जाता है। अब मैं दोबारा जाता हूँ पाइथन के डिफॉल्ट के अंदर। आप मैथमेटिक्स के आपको सिंपल पता होगा, मैं 1/0 करता हूँ तो ये मुझे एरर देता है कि जीरो डिवीजन एरर है। मैथ के अंदर आप जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल इसी तरह मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में प्लस नहीं कर सकता, ये भी मुझे बताता है कि मैं कोई कन्गैट नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम है कि जी या तो इसको कन्गैट करके लाओ या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये सारी एक्सेप्शंस आ रही हैं। ये वही बात है, गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, अब अगर तो हम इसका कोई सोल्यूशन बना लेंगे ना प्रोग्रामिंग वाली टाइम में, जब हम अपना कोड लिख रहे होंगे तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, अब सिर्फ देखते जाएं। मैं एक एक्स ले रहा हूं और इसमें मैं कहता हूं भी दो भी इनपुट अपना। ओके, एक मैं लेता हूं वाई, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। सो जाहिर बात है स्ट्रिंग आ रही है तो स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं। इंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इंट ऑफ वाई, डन हो गया। प्रिंट कर रहा हूं, डिवीजन इज z।
ये तो सिंपल प्रोग्राम है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, CLS किया, रन करते हैं, 2 दिया, 2 दिया, बल्कि 2 दिया तो 1 आ गया आंसर। ये एक केस तो हमारा ठीक हुआ। 2 दिया, सॉरी 2 दिया, डिवाइड किया और इसको दे दिया 0। शिट, इसको 2 एंड 0। सो वही जो मैंने आपको आइडियल में करके उसको मैंने कोड कर लिया, मुझे कह रहा है डिवाइजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड ना, मतलब मैथ का ये एक रूल है, इसका कोई आंसर नहीं आता। एक्सेप्शन लगाने के लिए हमारे पास 2 ब्लॉक्स बनते हैं। सो हम 2 ब्लॉक्स बनाते हैं। एक ब्लॉक वो होता है जिसके अंदर एक्सेप्शन को हम पकड़ते हैं कि, तो एक्सेप्शन का आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये आ सकती है, रन टाइम पे आ जाए तो वो और बात होती है। और इसको फिर हम कैच करते हैं इस तरीके से। तो जिसमें हम एक्सेप्शन को पकड़ते हैं वो हमारे पास ट्राई का ब्लॉक होता है, और जिसके अंदर हम इसको डील करते हैं उसको हम कहते हैं कैच ब्लॉक है। ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, फाइनली भी होता है और होते हैं, लेकिन ये 2 बेसिक हैं जो आपने डाटा साइंस में यूज़ करने हैं। इस ये कीवर्ड्स होते हैं ट्राई और कैच, इनको अब यूज़ कैसे करना है वो हम जाते हैं इसी में। मैं अब y के बाद एक ट्राई लगाऊंगा, डबल कॉलन दूंगा, तो अब ये इसके अंदर आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर। और ये वाला जो काम मुझे पता था जहां एक्सेप्शन आ रही है ना, इसको मैं इस ट्राई के अंदर फेंक दूंगा। फिर ट्राई उसने पकड़ ली एक्सेप्शन के, ये मसला है, तो जिस तरह इफ के साथ एल्स लगता है इसी तरह ट्राई का कैच ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये कीवर्ड है एज ई। इसी तरह अब इस एक्सेप्शन को पकड़ना है तो यहां हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। अब और ये रेड वाला एरर नहीं आएगा जो ये आपको नजर आ रहा था। अब हम हमारा प्री डिफाइंड मैसेज शो होगा, एरर अकर्ड। और z हम नीचे यहां पर अपने पास प्रिंट करवा रहे हैं, तो z को फिलहाल हम यहां पर नन कर देंगे कि अभी z में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। नाउ अब आपने देख लिया ऊपर हमारे पास एरर आ रहा था 0 डिवीजन वाला। अब मैं इसको रन करता हूं, वही चीज़ है 2 0। सो देखें जी, ट्राई ब्लॉक में आया, ट्राई ने एक्सेप्शन पकड़ी और एक्सेप्शन पकड़ के उसने कैच को दे दी जिसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक कहते हैं, और उसने एक्सेप्शन दे दी। अब इसको हम एक ज़रा डिबग भी देख लेते हैं ताकि आपकी पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होती जाएं साथ साथ। डिबग लगाया मैंने। सर लेकिन मुझे सॉरी सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमें पता है कि एक्सेप्शन लगाने से भी हमारा वो काम नहीं होने वाला, तो फिर हम एक्सेप्शन लगा ही क्यों रहे हैं? एक्सेप्शन इसलिए लगा रहे हैं, एक यूज़र बैठा हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आपके सवाल का पहले जवाब दे देते हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और एक ऐसा यूज़र है जिसको आप देखें, मैं इसको रन करता हूँ, 1 दिया 0 दिया। अब अगर किसी एक यूज़र है जिसको मैथ भी नहीं आती, उसके सामने ये एरर आए तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, या ये लिखा है कि जी डिवीजन इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स डिवाइडेड बाय 0। सो एक्सेप्शन हम इस तरह लगाते हैं कि जो अगला यूज़र है उसको उस एरर से निकाल के देखें, उसको हम बता रहे हैं कि एक तो एरर है, आप हमसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें, नहीं तो इधर हम उसको समझा सकते हैं एज पर मैथ रूल यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। एक तो ये है कि हम उसको अपना प्री डिफाइंड मैसेज बता रहे हैं ताकि उससे वो समझ सके इसको हम। दूसरी बात, अगर मैं एक्सेप्शन नहीं लगाता, ओके, अब मेरा जो कोड है ये कोड रन नहीं हो रहा, ये कोड एरर थ्रो कर रहा है। और एरर थ्रो करने का मतलब ये है कि इस कोड के बाद मेरी निचली कोड की लाइनें नहीं चलेंगी, और अब मेरे पास इससे नीचे वाली जो फीचर्स हैं इस कोड के वो नहीं चलेंगे।
ये आपको इधर इस तरह शो हो रहा है क्योंकि ये VS कोड हमें इस तरह नहीं बताता कि एरर है, क्योंकि ब्लैक में सब कुछ शो हो रहा है क्योंकि हम टर्मिनल में काम कर रहे हैं। यही अगर कोड अगर ये कॉपीएबल हुआ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा रेड में एरर भी दिखाता है हमें। अभी मल्टीपल लाइनें हमें इस तरह यहाँ पर अलाउड नहीं कर रहा, नहीं तो आपको यहाँ पर पता चलता। तो एक्सेप्शन का फायदा एक हमारे पास ये होता है कि आप एरर से बच जाते हैं, आपका बाकी कोड चलता रहता है। नहीं तो आपका कोड यहाँ पर स्टक हो गया, इससे आगे कोड नहीं चलेगा। अगर इससे आगे आपके पास काम है तो वो आपके पास रीयूजेबल नहीं है। क्लियर है सर, समझ गया। ओके, ठीक है जी, ये हमने यहाँ से कर लिया था। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके, ये तो एक्सेप्शन हमारे पास, हमने ना उसको अभी एक कैटेगरी बता दी कि एक्सेप्शन कोई भी आ जाए यहाँ पे तो उसको आप हैंडल कर लेना। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि हम एक्सेप्शन को बायोस की कैटेगरी से भी हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस एक्सेप्शन की टाइप लिखना चाहूँ कि जी किस टाइप की एक्सेप्शन है, वो भी मुझे अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, वो हम इस तरह यहाँ पर इसको डील करते हैं। जिस तरह मैं IDLE में जाऊँ, आसान काम करूँ और इसमें 1/0 करूँ, सो ये मुझे एक एक्सेप्शन का नाम बता रहा है, 0 डिवीजन एरर। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक्सेप्शन डिफरेंट एक्सेप्शन को डिफरेंट तरीकों से डील करते हैं। ज़रूरी नहीं ये एक्सेप्शन जो हमने लिख दी एक्सेप्शन ये किसी तरह के भी एक्सेप्शन है कि उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन हो सकता है कि जो 0 वाली एक्सेप्शन है उसको हम अलग से हैंडल करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सेप्ट के अंदर ये लिखते हैं 0 डिवीजन एरर एज E। और अब इस E से हम इसको यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं। सो नाउ हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो यहां पर इस तरह डील होगी। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं। सो ये देखें, इस E से मुझे इस एक्सेप्शन की कैटेगरी पता चल रही है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ना लिखूं, खाली E बताऊं, तो मुझे वो एक्सेप्शन बताएगा कि 0 डिवीजन एरर की एक्सेप्शन है। तो इस E से आप उसकी कैटेगरी देखते हैं कि किस टाइप की एक्सेप्शन है ये। सही, तो डिवीजन बाय 0, तो इसकी नाम ये है 0 डिवीजन एरर। तो आप इससे मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं कि जो डिवीजन बाय 0 की हैं, इसके अंदर अब वही एक्सेप्शन कैच होंगी जहां पर डिवाइड बाय 0 का है। तो अगर आपको तो पहले ही पता चल जाता है कि मैं कोड के अंदर ऐसी एक्सेप्शन हैंडल करना चाहता हूं जिसकी कैटेगरी भी मुझे पता है, तो आप अगर मेरे पास जिस तरह इस मुझे पता है कि 0 से डिवाइड के ऊपर ही है, तो मैं स्पेसिफिक वही एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूं ताकि अगर इसके अलावा कोई एरर आए तो मेरा कोड मुझे एरर जनरेट कर दे, मुझे पता चल जाए। नहीं तो वो हर तरह की एक्सेप्शन को इसमें डील करता रहेगा। सो इस तरह हम सर ये एक्सेप्शन, जरा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं कर देता हूं। हमारे पास एक्सेप्शन दो डिफरेंट टाइप्स की एक्सेप्शन है। जिस तरह हम स्ट्रिंग को उससे कन्वर्ट करते हैं, तो हर तरह की एक्सेप्शन के लिए या तो एक तरीका मैं सिंपल एक्सेप्शन लिख दूं, तो जिस तरह की भी एरर होगी उसमें यही एरर बताएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शन की कैटेगरी ही एक लगाई हुई है। तो हम डिफरेंट टाइप्स की एक्सेप्शन हैंडल करते हैं कि अगर मैथमेटिक्स से रेलिवेंट डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन है तो खाली इस ब्लॉक में जाए, अगर किसी और स्ट्रिंग और कंकैटिनेशन की एक्सेप्शन है तो वो उस ब्लॉक में जाए। आगे जाके हम जब डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन सी एक्सेप्शन को आपस में डील कर रहे हैं। सो इस तरह आप डायरेक्ट एक्सेप्शन लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप जो इसकी टाइप्स हैं एक्सेप्शंस की उनको उनके मुताबिक करें। अगर मैं यहां पर लिखूं पाइथन एक्सेप्शन टाइप्स, सो बिल्ट इन एक्सेप्शंस में हम देख लेते हैं कौन कौन सी आ रही हैं हमारे पास। सो बहुत सी होती हैं हमारे पास। देखें, ये इतनी टाइप्स की हमारे पास एक्सेप्शंस उन्होंने बताई। अभी हमने ये वाली की है 0 डिवीजन एरर। कभी कभार आपके पास यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे, अर्थमेटिक एरर आता है कि जहां पर हमारे पास न्यूमेरिक की कैलकुलेशन रेज कर जाती है। इससे पहले मैंने ये लगाई थी एक्सेप्शन, ऑल एक्सेप्शन, कोई भी तरह की एक्सेप्शन है तो आ जाए। इसी तरह हमारे पास कभी कभार आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर 6 इंडेक्स हैं और आप 6 से ज़्यादा इंडेक्स कॉल करते हैं, यानी कि आप इंडेक्स का करते हैं जी इंडेक्स डॉट लेंथ निकालते हैं और उस लेंथ के आगे से कोई भी इंडेक्स कॉल करें तो आप इंडेक्स एरर की एक्सेप्शन बताएं, ताकि उसको स्पेसिफिक बताएं कि जब आप डिवाइड बाय 0 करेंगे तो आपको इसकी एक्सेप्शन आ रही है, जब आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं यानी इंडेक्स ज़्यादा जा रहे हैं उसकी एक्सेप्शन आ रही है, जब हमारे पास लार्ज डाटा सेट होता है
तो हमारी मेमोरी एग्जैजरेट हो जाती है। इनके 2 GB की रैम लगी हुई है और 2 GB की रैम अगर हमारी हो जाती है तो हम मेमोरी एरर का लगा सकते हैं। जब भी रैम हमारी ओवरफ्लो होगी तो ऑटोमेटिकली मेमोरी एरर की एक्सेप्शन कॉल हो जाएगी। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स की एक्सेप्शन है, लगा सकते हैं। और इनके अलावा कोई ना भी चले तो फिर एक्सेप्शन है, तो इससे आपका कोड भी खूबसूरत हो जाता है और यूजर को डिफरेंट टाइप्स के एरर शो होते हैं अपनी डिफरेंट टाइप्स की इनपुट के ऊपर। तो मतलब सर अगर मैं ये समझूं उसे कि कोई स्पेसिफिक एरर के लिए हम उसका जो स्पेसिफिक, जैसा ये जीरो डिवीजन एरर है वो लगा देंगे, तो हर तरह के स्पेसिफिक के लिए हम ये लगा सकते हैं बजाय इसके कि हम एक्सेप्शन लिखें और वो सबको एक ही एरर शो करता रहे। हाँ, नहीं तो वो ठीक सारी सारी एक्सेप्शन को हैंडल तो कर लेगा, लेकिन सारों को वो यही समझेगा कि जी जीरो डिवाइड बाय एरर है। है। ओके ओके सर, ठीक है। ओके जी। सो पाइथन को हम साथ साथ बीच में यूज करते रहेंगे डिफरेंट चीजों के लिए। पाइथन को हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पाइथन की बेसिक्स थी ना वो हमारे पास इधर तक ही आई थिंक थी। आगे हम इसको यूज़ करेंगे पाइथन की, जिस तरह कोई लॉजिक बनाऊंगा, लेकिन यही चीज़ें यूज़ होंगी, कोई बहुत एडवांस नहीं है। सो नाउ वी कैन जंप ऑन सर numpy। जी जी, बोलें बोलें। सर एक क्वेश्चन ये है कि जेसन का जो हमारे पास फाइल होती है उसको हम डायरेक्टली पांडास की डेटा फ्रेम में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ और की और वैल्यू के साथ हम ज़्यादा काम क्यों करते हैं जेसन की फाइल पे? हम डायरेक्टली उसे डेटा फ्रेम के अंदर करके भी तो इजीली कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ती है कि फिर हम उसे जब कॉल कराते हैं फाइल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो डिक्शनरी के साथ काम करते हैं? कौन सी चीज़? मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। सर जिस तरह जेसन की फ़ाइल में जब हम एक्सट्रैक्ट कराते हैं हमारे पास लोड कराते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में आता है, हम्म। ठीक है। लेकिन हम उसी फाइल को अगर पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके उसे दे दें तो वो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है अच्छा, लिस्ट के अंदर एक तरह से, ठीक ठीक है। है। तो सर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम जेसन की फ़ाइल को उसमें ही कंटिन्यू करें डिक्शनरी में? अच्छा, अब मुझे बताएं, पांडास जो है ये किसकी लाइब्रेरी है? सर पाइथन की है। ठीक है, आपके पास एक पाइथन की एप्लीकेशन बनी हुई है एक साइड के ऊपर, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्योंकि सर ये मेरा सवाल इसलिए है नहीं नहीं, मैं आपका क्योंकि बात लिस्ट के साथ खेलना थोड़ा सा इजी हो जाता है नहीं बनस्बत नहीं, मैं डिक्शनरी के आपको साथ। बताता हूँ जेसन क्यों यूज़ करते हैं। ओके, ये आपकी यहाँ पर एक पाइथन की एप्लीकेशन बनी हुई है जहाँ पर ये लॉगिन आर और चीज़ें आ रही हैं। ये आपके पास पीएचपी की एप्लीकेशन है एक, किसी और प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और ये हमारे पास पीवाई की है। आपने एक बहुत अच्छा मॉडल बना लिया अपना प्रिडिक्शन के लिए, वो प्रिडिक्शन करके देता है पाइथन के अंदर। वो क्या करता है, आपके बकोल पांडा से डाटा उठाता है, उसकी लिस्ट बनाता है, जो काम बड़ा आसान है, और वो करके अपने पास सेव कर लेता है। अब पीएचपी वाला एक क्लाइंट आ गया, वो कहता है यार मुझे आपकी प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छी है, इसको मैं पीएचपी में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, लेकिन पीएचपी के अंदर तो पांडास लाइब्रेरी ही नहीं है, तो मैं डाटा कैसे रीड करूँ? और जो डाटा तुम्हारा पांडा रीड कर रहा है वो मुझे कैसे भेजोगे? अब ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो डिफरेंट टाइप के, जब नेटवर्क पे डाटा आपने ट्रांसफर करना है ना इंटरनेट के ऊपर, तो आपको किसी एक फ्लैट फाइल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। और फ्लैट फाइल सिस्टम मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, एक एक्सएमएल है और एक हमारे पास है जेसन। तो अब आपके जो दिमाग में सिनेरियो है, आप इस वाले काम में लगा सकते हैं पांडास वाला। नो सर हाँ मैं तो इस पर पांडास नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए जेसन का आपको मैंने पहले बताया कि फ्लैट फाइल सिस्टम है कि हमने प्रोग्राम की डिपेंडेंसी खत्म करनी है। सारी जगह पाइथन ही चलेगी। आपने डाटे को लेके जाना होता है। जब हम इनको वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा ना आपको, अगर तो इस कोर्स के अंदर मुझे मिला टाइम कि हम एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनाएं, तो पाइथन तो उठा लेगा, लेकिन जब वेब पे हमने सामने शो कराना डाटा ब्राउजर के अंदर, अब गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है वो एचटीएमएल का पेज होगा, एचटीएमएल को नहीं पता कि पांडा क्या है, तो वो फिर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू खाली जेसन को रीड करेगा। सो हम जेसन फिर इसलिए यूज करते हैं। ओके। क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं नमपाई की तरफ। अब हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरी हैं डाटा साइंस के अंदर काम करने का। आपने बेसिक पाइथन सीख ली। नाउ अब हम देखते हैं कि अब डाटा साइंस के अंदर इन चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो अब हमें डाटा साइंस के अंदर, आपको पता है हमारे पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास जो
स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड आ रहा होता है या जो डिफरेंट चीज़ों का रिकॉर्ड आ रहा होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हम खाली लिस्ट में नहीं कर सकते। तो numpy एक लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर बनी हुई है। सो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो 2005 से चल रही है और 100% ओपन सोर्स है। तो देख लें 2005 से पाइथन पे इस पे numpy पे काम हो रहा है और अब ये एडवांस होती जा रही है। सो ये स्पॉन्सर्ड बताते हैं कि जी ये इंस्टीट्यूट हमें स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं जिस वजह से हम बना जा रहे हैं, मतलब इस पे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये इनके इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। सो आप इनको डोनेट कर सकते हैं फ्री में, लेकिन ये आपसे पैसे नहीं लेते। सो numpy को इंस्टॉल करने का तरीका, अगर तो आपने कोंडा किया हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, हमें नहीं तो पिप के थ्रू करनी पड़ती है। अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया होता तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, इसलिए मैंने उसको आपको एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं कराया था ताकि हमें एक एक चीज़ खुद करनी पड़े। सो अब मैं अगर जाऊँ CMD में और यहाँ पर लिखूँ पिप शो numpy, numpy से जो num का वर्ड है वो न्यूमेरिक के लिए, तो इसमें आपको जाहिर होगा अब हमारे पास न्यूमेरिक का ज़्यादा काम है। क्यों? कंप्यूटर साइंस जो है वो न्यूमेरिक के अलावा तो समझता ही नहीं, ना इंग्लिश समझता ना पिक्चर समझता, हर चीज़ को हमें न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करना है। इसीलिए कहते हैं जो कंप्यूटर साइंस की बेस है वो सारी मैथमेटिक्स है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर ये सारा बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ जी पिप शो numpy, वो मुझे कहता है आपके पास कोई numpy नहीं है। मैंने कहा ओके आप इंस्टॉल कर दो, तो मैं शो की जगह इंस्टॉल लिखता हूँ। सो मेरी numpy इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये देखिए मेरे numpy का वर्जन है 1.24.4, नया वर्जन है। सो अब मैं जो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो मैंने किसी पुराने numpy पे अपनी प्रैक्टिस की हुई है, तो मे भी शायद कोई एरर आ जाए तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। लाइव कोड करवाने का मकसद ये है, जिस तरह भी जेसन का एरर आया, अगर ये पहले से लिखा होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि जेसन की फाइल का नाम चेंज करना है। तो इसलिए लाइव कोड के अंदर एरर्स आ जाते हैं, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब मेरे पास numpy हो गई है, मैं एक दफ़ा फिर जाके शो से चेक कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले शो होने के बाद कैसे आती है numpy। तो अब ये मुझे बता रहा है कि जी ये numpy का ये पाथ है, यहाँ पर पड़ी हुई है, ये वर्जन है, और ये आपके पास, तो आपसे पूछे हाँ भी आपके सिस्टम में कभी एरर आता है जी आपका numpy का वर्जन सही नहीं है, तो आप यहाँ से पहले चेक करेंगे आपके पास कौन सा वर्जन है, और किसी दोस्त को कोड शेयर कर रहे हैं तो उसके कौन से वर्जन के ऊपर ये चलनी चाहिए। तो पाइथन के अंदर वर्जनिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो numpy हमारे पास इंस्टॉल होकर आ गई है। और अब ज़रा हम देखें कि जी यूजेज ऑफ numpy, ये काम जितना भी न्यूमेरिक काम है, देखें आपको मैंने उसमें बताया था न्यूमेरिकल काम क्या है कि आपके पास 2 + 2 हो रहा है ये हो जाए, 5 + 6 हो रहा है ये हो जाए, क्योंकि मैथमेटिकल ये ऑपरेशन है ना। कोई मेरे पास एक लिस्ट है और मैं इसको इसी तरह प्लस कर दूं, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हो। सो ये देखें लिस्ट मेरी इस तरह हो जाए, तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये काम तो पाइथन भी कर रहा था। तो numpy का जो मेजर वर्क है वो फंडामेंटल पैकेज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में हमें इजीनेस होगी, स्टैटिकल ऑपरेशन में बिट वाइज ऑपरेटर हैं, एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी करना होगा, स्टैकिंग करनी पड़ेगी जिसमें इंडेक्सिंग होती है, किसी बड़े से नंबर्स के अंदर सर्चिंग काउंटिंग सॉर्टिंग करनी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे, ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी, लीनियर अलजेब्रा अप्लाई करना होगा, मैट्रिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। ये डिफरेंट यूजेज है numpy के, जो numpy ने हमें इजीली करके दिए हुए हैं। सो अभी अगर हम जरा इस numpy को देखें, मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आइडियली खोल लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी इजी हो। अब आपने नॉर्मल लिस्ट तो पढ़ी हुई है, सो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट numpy numpy एज np। तो अब np के थ्रू जितनी भी numpy की मैं फंक्शन उनको कॉल कर सकता हूँ। ये मैंने लोड कर दिया। जिस तरह आप पाइथन में लिस्ट बनाते थे, numpy में लिस्ट बनाने का तरीका है a.np.array, और इसके अंदर हम सिंपल उसी तरह लिस्ट बनाते हैं जिस तरह बनाते हैं 1 2 3 a इज इक्वल टू a डॉट नहीं a इज इक्वल टू, और मैं अब a को प्रिंट करता हूं।
सो मुझे ए बता रहा है। मैं अगर इसकी टाइप देखूं, ये टाइप वाला आपने याद रखना है, आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। तो मुझे अब बता रहा है कि कोई एक क्लास है numpy की, उसके अंदर एनडी अरे है। एन से मुराद है एन डायमेंशन, यानी कि ये सपोर्ट करता है एन डायमेंशनल अरे को, लेकिन अभी हमारे पास वन ही है। तो और अगर मेरे पास एक एलएसटी हो, ये वाली 1,2,3 जो ट्रेडिशनल पाइथन की है, देखें आउटपुट वो सेम आ रही है, इसके पीछे सिर्फ अरे लिखा हुआ है, ये इस तरह है। और अगर मैं इसकी टाइप देख लूं, और टाइप में देखूंगा कि इसकी एलएसटी की, सो ये देखें ये क्लास लिस्ट है जो पाइथन की है, ये numpy की एनडी अरे है। सो क्वेश्चन इज के भी मतलब numpy को हम क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास पाइथन की भी लिस्ट अवेलेबल होती है। सो इसके तीन बेसिक से आपको मैं बता देता हूं कि जो हमें सबसे पहले कि लेस मेमोरी है, सेकंड है कि ये फास्ट है, थर्ड ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मुराद कि एक लाइब्रेरी के अंदर ही 10 डिफरेंट बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं, प्रोसेसिंग इसकी बहुत तेज़ है और मेमोरी भी ये लेस यूज़ करती है। तो हम कहते हैं अच्छा इस चीज़ को अब चेक कैसे किया जाए। सो अब हम इसकी मेमोरी चेक करते हैं या डिफरेंट तरीक़ों से इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो इधर कोई numpy की मैंने बनाई हुई है नहीं, न्यू फाइल numpy अंडरस्कोर टेस्ट। अब मैं हर किसी के साथ अंडरस्कोर टेस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एरर ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है numpy तो उसका भी नाम है। सो अब वही जो काम किया था, अब मैं वही करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट सिस्टम। ये मेरे पास दो तीन लाइब्रेरी हैं। टाइम से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम से यानी कि हम पाथ आयोज के काम के फाइल को रीड राइट करना आसान हो जाएगी। मैं लिखता हूँ एल बराबर है रेंज, एक मैं रेंज बना लेता हूँ अपने लिए 1000 के नंबरों की। सो मैं अब प्रिंट करता हूँ, sys के अंदर एक मेरे पास गेट साइज ऑफ का फंक्शन है। सो मैं गेट साइज ऑफ लेता हूँ 5 का, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ ऑफ एल के साथ। इसको मैं एक दफ़ा रन करता हूँ। इसको मैं और छोटा करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। सो ये मुझे इसकी साइज़ बता रही है कि मेमोरी के अंदर किस तरह साइज़ ले रहा है। इसी तरह जब मेरे पास 1000 का हो गया, बाइट्स में आ रहा है हमारे पास, अगर ये 1000 हो तो ये मैं इसके अंदर लेता हूँ, तो मेरे पास ये 28,000 आया। तो उसको मैं साथ मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। अब यही काम अगर मैं अपने से करूँ, अरे बराबर है np डॉट ए रेंज, जिस तरह हम इसके अंदर रेंज यूज़ करते हैं इसके अंदर ए रेंज है, तो साथ np लगाया। तो अब इसकी रेंज लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 1000 है। प्रिंट, अब numpy हमें खुद देती है, अब हमें सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है कि गेट साइज ऑफ के लिए, ये तो पाइथन का। तो अब आपको डायरेक्ट अरे डॉट साइज डायरेक्टली मिल जाएगा। मल्टीप्लाई हम इसको किससे कर रहे हैं, अरे डॉट आइटम साइज के, एक एक आइटम कितना है। तो इधर हमें मल्टीप्लाई उसकी लेंथ से करना पड़ा था, लेकिन ये यहाँ पे हमें फैसिलिटी देती है डिफरेंट मेथड की, डॉट आइटम साइज की। तो आप डायरेक्ट उसके आइटम साइज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं हर एक आइटम साइज को टोटल अरे की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसका साइज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अरे इज इक्वल टू np ए सर रेंज, आइटम सेट लिखा है आपने। ओहो सॉरी, ठीक है भाई। देखें जहां पर आपकी पाइथन इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है 28,000 बाइट्स हर लेंथ के लिए, वहां पर numpy सिर्फ 4000 ले रही है। सो जब आप देखें आपके पास यहाँ पर मिलियंस में डाटा होगा, तो 1000 की खाली नंबर हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा, सो आपके पास
पाइथन कहाँ जाती जाएगी और numpy, तो इससे आपकी रैम थोड़ी सी बचेगी, थोड़ी सी क्या काफ़ी बच जाएगी। सो एक तो numpy को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो थोड़ी सी ना ये लेस मेमोरी है। दूसरी बात, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल इसलिए भी बताते हैं कि ये चीज़ें तो टेक्निकल भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए numpy अरे ना इस तरह, अगर मेरे पास 8 है ना ये वेरिएबल्स, तो ये 4 बाइट लेगी। देखें 4 और 4 8 है ना, तो 4 बाइट से ईच लेती है। तो numpy अरे क्या करती है, वो एक हेड बनाती है इस तरह ना, मेमोरी के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर करती है। पाइथन क्या करती है, जो प्रोग्रामिंग है उनको शायद पता हो, यहाँ पर पॉइंटर्स का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, CS के हैं उनको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं। पॉइंटर एक एड्रेस होता है, तो पाइथन एक ये पॉइंटर सेव करती है एड्रेस के, 2 अरेज बनाती है कि एक के अंदर खाली एड्रेस पड़े होते हैं, फिर ये एड्रेस बताता है कि एक्चुअल वैल्यू इस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, जिस वजह से ये थोड़ा सा साइज हमारा ज़्यादा लेती है। सो इसकी वजह से ये हमारे जहाँ पर इसके 4 बाइट आ रहे होते हैं, इसके हमारे पास 14 बाइट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि डबल अरे हो जाती है और एड्रेस सेव किए होते हैं, और उस एड्रेस के बाद हमारे पास ये होती है। अब मैं ज़रा इसके अंदर एक छोटे सी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि हमें ये पता चले कि जो टाइम टेकिंग है वो दोनों में किस तरह डिफरेंट है। ओके, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ। इसका जो नाम होना चाहिए था numpy साइज, इसका नाम हम रखते हैं numpy टाइम। अब हम टाइम में आ जाते हैं। वही तरीका है, एक तो हमने पहले साइज का देख लिया कि जी numpy साइज में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 तरह की रेंज ले रहा हूँ। एक लेता हूँ L1 बराबर है रेंज 1000, इसी तरह L2 लेता हूँ इज इक्वल टू रेंज, बल्कि डायरेक्ट साइज से लेता हूँ ताकि मैं साइज को बाद में चेंज कर सकूँ। ओके, नाउ यही 2 काम मैंने पाइथन के थ्रू किए हैं, यही 2 काम मैं numpy के थ्रू करूँगा। तो उसकी अरेज होती हैं, तो मैं A1 A2 लेता हूँ, और जहाँ पर मेरे पास ये आ रहा था मैं यहाँ पर np डॉट ए रेंज लिख देता हूँ। तो मेरे पास 2 तरह की बन गई हैं, 2 अरेलियाँ। अब मैं करने लगा हूँ पाइथन लिस्ट के थ्रू पहले। पाइथन लिस्ट में ज़ाहिर बात है इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टार्ट का कीवर्ड बनाया। इससे आपका वो कोई नहीं है कि आपने इस कोड को सीखना है, एक्चुअली मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ताकि आपको इसकी ना इंट्यूशन पता चले। अगर किसी ने आगे MS PhD करनी है उसमें बस यही चीज़ें देखी जाती हैं, आपको इंट्यूशन कितनी पीछे से पता है। बाकी कोड कॉपी पेस्ट करके तो कोई चला लेता है, कोड पे आपने टेंशन लेने की, कोड इतना है, आप इसकी इंट्यूशन समझें, पीछे से बैकएंड समझें इसका। मैंने स्टार्ट में टाइम डाला, मैंने कहा जी जो मेरा स्टार्टिंग टाइम है ना, तो जब भी कोड स्टार्ट हो तो टाइम मेरा यहाँ पर सेव हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक रिजल्ट बनाता हूँ वेरिएबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 अरेज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो 2 लिस्टें बनी है ना हर किसी की। तो रिजल्ट में जाहिर बात है इन 2 लिस्टों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पाइथन में इतना इजी नहीं है। एक मिनट, वाज ओके, इजी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक जिप का फंक्शन यूज करना पड़ता है जो इन दोनों को जोड़े। तो ये फॉर लूप लिखने का एक छोटा तरीका है पाइथन के अंदर। सो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, आप अलग से फॉर भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई 2 वेरिएबल, ये आप देख लेना, शॉर्ट हैंड मेथड फॉर पाइथन इन फॉर लूप लिखेंगे ना तो आपको समझा देगा कि किस तरह आप छोटा लूप लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए इन जिप। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और इसके अंदर मैंने दे दिया L1 और L2 कि इन दोनों अरे को आपस में आप प्लस कर दो। L2 आ गया मेरे पास रिजल्ट के अंदर, और अब जाहिर बात है ये जो भी मेरे पास रिजल्ट आया है इसको मैं अपने टोटल नंबर ऑफ साइज से मल्टीप्लाई करने लगूँ दोनों अरे को, इनके जो जो अरे के अंदर आता जा रहा है उसको उसके साइज से मल्टीप्लाई करता जाए। तो मेरे पास मैं लिखता हूँ प्रिंट और पाइथन लिस्ट टुक
और यही जो मेरे पास है कि जी तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट का टाइम काउंट किया, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ओके दोबारा से टाइम स्टार्ट करो और उसको माइनस कर दो स्टार्ट में से। ठीक है जी, ये मैंने सारा टाइम रख दिया और ये लें जी, यहाँ पर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से ताकि हमारे पास इजीली आ जाए। ये तो मैंने पाइथन से किया, थोड़ा सा लंबा काम है। अब ये काम हम नमपाई से, यही चीज़ हम नमपाई से अचीव करेंगे। वही मेरे पास आ गया स्टार्ट इक्वल टू टाइम माइनस टाइम। अब देखें इसके अंदर मुझे दो अरेज को प्लस करके आपस में जो उनके एलिमेंट उनको प्लस करने के लिए कोड लिखना पड़ा जीप। अगर ये ना होता तो फॉरवर्ड तो नमपाई हमें क्या कहता है, ये रिजल्ट लिखा मैंने, वो कहता है कि ओके आपने प्लस करना है, हर एलिमेंट को करना है, आप a1 प्लस a2 कर दो। लो जी, ये जो सारा काम आपने ऊपर किया ना, ये इस दो कीवर्ड में हो गया। सो बाकी हम अब सिर्फ टाइम देखेंगे कि जी इन दोनों की, इस वाले लाइन की एडिशन में और इसकी एडिशन में हमारे पास कितना टाइम कंज्यूम है। सो चलें जिसको रन करते हैं, कोई एरर आएंगे तो उसको रिमूव करेंगे। आप देखें दोनों ने 0 0 आया, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है, 1000 एलिमेंट है। इसने कोई मिली सेकंड में पाइथन ने भी कर दिया है और कुछ ही मिली सेकंड में हमारे नमपाई ने भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट साइज के बढ़ा रहा हूँ कि ये कितने हैं जी, यूनिट 10, बस बहुत ज़्यादा हैं, काउंट आप खुद को कर लीजिएगा। अब मैं कहता हूँ अब बताओ भी टाइम किस तरह ले रहा है। अब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तो मेरा कंप्यूटर भी थोड़ी देर के लिए सो गया, क्योंकि जो पाइथन वाला है वो बहुत कर रहा है, मुझे थोड़ा कम करना चाहिए था। अगर मैं भी यहाँ से क्रॉस होता है, मैंने बहुत ज़्यादा की एलिमेंट की, हर एलिमेंट की एडिशन कर दी है। हमने तो सिर्फ देखना है कि हमें पता चल जाए। ओके जस्ट वेट। क्योंकि अब पाइथन एक एक एलिमेंट को प्लस कर रहा है ताकि हमें टाइम का पता चले, और यही काम फिर नमपाई भी करेगा क्योंकि हमने दोनों में साइज सेम रखा हुआ है। सो आई थिंक 1 मिनट तो लग ही जाएगा इस काम को परफॉर्म करने के लिए। यूनिट 10, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट को एक दूसरे से प्लस करना है, देन उसको मल्टीप्लाई 1000 करना है और उसका टाइम कैलकुलेट करना है। 0 1, फिर 1 को 2 से, 2 को 3 से, तो 1 लाख एलिमेंट हैं। तो अब पाइथन भी परफॉर्म कर रहा है इस अर्थमेटिक ऑपरेशन को, फिर नमपाई भी करेगा। तो जब तक ये रन हो रहा है, सो just wait and see if it will produce some error or it will run and what time they achieve to complete this operation. ओके एक मिनट मुझे दे दे, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आप जी जी पूछ जी। लीजिएगा। ओके तो इसने ओके 74.5 GB की अरे बनाई थी उस शेप के अंदर। तो जब डाटा साइंस के अंदर हमारे पास काम होता है तो हमारे पास इस तरह वास्ट टाइप की अरेज होती हैं। बहरहाल उसने इसको परफॉर्म कर दिया। पाइथन ने जो है 6.9 आई थिंक सेकंड्स लिए इसको परफॉर्म करने पे, वहीं पर जो नमपाई ने वो 1.9 सेकंड में परफॉर्म कर दिया। तो ये जो मैंने पिछली अरे चलाई थी ये उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए स्टक हुआ है मेरा, क्योंकि अरे की शेप बहुत बड़ी थी। तो मैंने जब रिड्यूस किया तो देखें, तो जितनी अरे बड़ी होती जाएगी तो जो हमारे पास पाइथन है वो ज़्यादा टाइम भी लेगी, ज़्यादा स्पेस भी लेगी, और उसके बरक्स जो हमारे पास नमपाई है वो बहुत इजीली इस चीज़ को परफॉर्म कर लेगी। एक लास्ट थिंग मैं आपको बता दूं, देन आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो नमपाई के अंदर आपको जिस तरह मैंने बताया बड़ा आसान है, आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। जिस तरह हमने लिखा np डॉट अरे, मैं एक अरे बना रहा हूँ 1 2 3। एक्चुअल में ये मैट्रिक्स है जिसको आप अरे कहते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सो अब हमारा सारा काम मैट्रिक्स के ऊपर होगा। आपने अगर मैथ पढ़ा हुआ है
क्योंकि मैथ अब ज़रूरी है हमारे लिए। np डॉट अरे 1,2,3 ओहो, एक मिनट, मैं ब्रैकेट ही नहीं मैंने डाली। import numpy as np, और अब मैं इसके अंदर करता हूँ a1 is equal to np डॉट अरे ब्रैकेट 1,2,3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, एक a2 बनाएंगे हम इस तरह, is equal to np डॉट अरे ब्रैकेट के अंदर होगा 3 के बाद 4,5,6। अब देखें, अब अगर आपने इन मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना हो, तो आपको पाइथन के अंदर एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा, वन फॉर लूप लगा के फिर प्लस करना पड़ेगा। तो नमपाई के अंदर ये काम हमारा बड़ा आसान है। ये देखें, इसने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स माइनस करना हो पाइथन में बहुत बड़ा काम है, इसने आपको इस तरह कर दिया। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, आपने सुना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ा टफ काम होता है। एक एक के एलिमेंट को उठाओ फिर देखो किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। a2 पे हमने देखे तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स को डिवाइड करना हो तो हमारे पास डिवाइड होके आ गया और ऑटोमेटिकली पॉइंट्स के अंदर आ गया। सो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास बड़ी ईजी होगी, और जितने भी हमारे पास बेसिक काम पाइथन के अंदर बड़े मुश्किल से होते थे वो नमपाई हमें बहुत ईजीली करके दे रहा है। सो ये था नमपाई का। जी आप पूछ लें, आप जिसने कुछ पूछना है। जी सर, मैं ये कह रहा था अभी जो पाइथन के अंदर आपने जो ये लिखा है ना, ये कोड लिखा था अभी। जी सर, यहाँ पे इसको जो है हमने ऊपर जरा थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। हाँ, ये जो साइज इज इक्वल टू आपने 10,000 लिखे हैं और फिर L1 की रेंज है, फिर L2 की रेंज है, तो सर हम इसको डायरेक्टली पाइथन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या मतलब प्लस नहीं कर सकते रेंज को? किया ना प्लस, ये देखे ना, मैंने कोड लिखा है x+1 और नहीं नहीं, मतलब ये तो सर आपने मतलब एक वो फॉर लूप बना दिया छोटा सा, मतलब डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते उसको नहीं हम? नहीं, इस तरह हो सकता है नहीं? हजार या लूप के? नहीं, इसमें तो 1000 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब ये 1000 एलिमेंट चलेंगे किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो इसके अंदर काम किया है ना वो एक्चुअली मैं प्रिंट भी कर लेता तो आपको। 1000 को किस में प्लस करना है, ये देखें मैंने इसके अंदर लिखा जी L1 इज इक्वल टू रेंज। मैं इसके अंदर 10 कर देता हूँ L1। ये मेरे पास 0 से 10 तक आ गई रेंज, यानी कि 0 से मेरा स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। सो अब अगर इसमें मैं फॉर लूप लगाऊं, फॉर आई इन Li प्रिंट आई, ठीक है, तो ये मेरे पास एलिमेंट हो गए। इसी तरह 1000 के एलिमेंट ठीक है। फॉर लूप के थ्रू मैंने प्रिंट किए। अब मैं 0 को 1 में प्लस कर रहा हूँ, 1 को 2 में, 3 में, 4 में, तो जाहिर बात है मैं इस फॉर लूप के अंदर करूंगा ना कि पहला एलिमेंट आया है आई को आप प्लस करो आई के अंदर ही। मैं अगर इसके अंदर दोबारा लिखूं तो वो जो मैंने छोटे से लूप में किया वो यही काम हुआ, फॉर आई इन L1 प्रिंट सर ये छोटा सा लूप जो है लिस्ट कॉम्पिटिशन कहलाता है? आई प्लस, मैं आपको बताता हूँ, आई प्लस आई। ये देखें ये काम, इसी तरह ये काम 10,000 तक हुआ है, और फिर हर नंबर को मैंने एक एक हजार से ज़रब भी दी है। तो ये जो सारा काम है ना ये पाइथन के अंदर मैंने इस लूप के अंदर किया है, और फिर जो टाइम निकला है उस टोटल टाइम को मैंने देखा है। तो इन दोनों को पहले जोड़ा है दो अरेज को, यानी कि मेरे पास 1000 की रेंज नहीं थी, मैंने दो बनाए थे L1 L2। पहले इन 2000 को जोड़ा, फिर दोनों को प्लस किया, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद टाइम मैंने निकाला। यही काम मैंने नमपाई के थ्रू किया। सो नमपाई ने बड़े कम टाइम के अंदर ये सारा काम कर लिया। और जबकि जो हमारे पास पाइथन की थी उसने एक दफ़ा मेरा सिस्टम भी हैंग किया, मैंने एक दफ़ा कॉल भी दोबारा ऑन करनी पड़ी, और उसने बड़ा टाइम लिया हमारे इस काम। तो जब हमारे पास लार्ज अच्छा, डाटा आता मतलब है। सर जी जी बोलें। मतलब सर नमपाई के अंदर हमने उसको डायरेक्टली प्लस कर दिया, A1 हाँ प्लस हाँ, बस A2, उसने ऑटोमेटिक। और वहाँ हमने ओके, ठीक ठीक। सो
ये जो चीज़ है जो numpy हमें देती है ना, तो वो हमें ये कन्वीनियंस ही देती है कि हम उसके अंदर ये परफॉर्म कर सकें। सो ये बस अब आई थिंक इसको हम यहाँ पर बस ख़त्म करते हैं। इसके बाद अब हम कल, मैं नमपाई का आपको स्टार्ट करा दिया है, कल हम नमपाई का थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें तेज़ करते जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि पाइथन के अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी टाइम लग गया। हालांकि इस कोर्स के लिए जब भी हमारे पे एडवर्टाइज हुआ तो हमने यही उनको बताया था कि पाइथन लिटरल बंदा हो ना, ताकि उसको थोड़ी सी चीज़ें हो जाएं। लेकिन खैर हमें तो था कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब जाहिर बात है चीज़ें हम थोड़ी सी तेज़ भी करेंगे। आपने पांडास के ऊपर भी सारों ने काम किया हुआ है, तब आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। इंशाल्लाह। सर मेरा एक लास्ट सर असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन था। हाँ हाँ। आपने सर फंक्शंस में जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया था ना सर, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इवन मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो मतलब फिर भी वो समझ में नहीं आया। अच्छा, भी कर मतलब लेते थोड़ा हैं। समझा दें नहीं नहीं, कर लेते हैं अभी, प्लीज़। इसमें कोई मसला नहीं, अभी करते हैं। मैं ज़रा यहाँ पर गिट हब की रैप को खोलूँ ना, ताकि क्वेश्चन तो पढ़ें आपका। तो सर एक चीज़ मैं और भी बताना चाह रहा हूँ कि सर वैसे तो क्योंकि अगर देखा जाए तो सीएस का चूँकि बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो सर चैट जीपीटी से हेल्प ले लेता हूँ मैं। ले लें, ले आप, वो तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप हेल्प लें, आपको चीज़ आनी चाहिए। बेशक कहीं से कोड उठा के आप चला लें, आप प्रोजेक्ट एक बना लें, अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकें, उस कोड के अंदर आप अपनी एफर्ट डाल सकें, तो बस ठीक है आपका काम। उसमें कौन सा चैट जीपीटी, लेकिन ये कि चैट जीपीटी पर रिलाय करना कि फ़ौरन यहाँ से कोड उठाया उधर डाला चैट जीपीटी और समझा ही नहीं कि हुआ क्या है, तो वो फिर आपको थोड़ी हुँ। सी ना प्रॉब्लम देगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ज़रा गिटहब रेपो खोलूँ तो आपको फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस फंक्शंस और ओके, फंक्शन एक्सरसाइज। Write a function called print pattern that take integer as number as an argument and print following pattern of input is number 3। तो हम कहते हैं कि एक पाइथन का प्रोग्राम हो, अगर हम उसको 3 इनपुट दें तो वो इस तरह 3 स्टार बना दे। तो अगर ये 4 दें तो 4 बनाए, यानी कि हर रो के अंदर एक एक स्टार एग्जेजरेट हो रहा है, हर रो में एक एक स्टार ऐड होता जाए। स्टार हो या कुछ भी हो हमारे पास, इसमें हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम इसमें देखते हैं। सो अब मैं अगर इसको अपने numpy में आऊँ और इसको एक न्यू फाइल बनाएं। ओके, आपको कहा था एक फंक्शन लिखना है, तो हम डायरेक्ट की बजाय पहले फंक्शन लिखते हैं। उस फंक्शन का नाम है मेक पैटर्न, और इसके अंदर एक n देंगे क्योंकि हम कह रहे हैं 2 दें तो 2 बना दे, 3 दें तो 3 बना दे। ओके, अब हम इसके अंदर एक लूप लगाते हैं, फॉर आई इन n, कि ये n तक चले, लेकिन n के नंबर हम जो देंगे उसकी रेंज बना लेते हैं हम। मतलब अगर 3 देंगे तो 3 बन जाएंगे, 4 देंगे तो 4 बन जाएंगी, मतलब 0 1 2 3 आ गया। ओके, इसके अंदर मैं एक s रखता हूँ। अब मैंने पास जितने भी पैटर्न है, पहले एक मैंने स्टार देना है, फिर उस स्टार के साथ एक और स्टार भी लगाना है मैंने, ताकि मतलब फर्स्ट रो में एक स्टार आए, अगली रो में 2 स्टार आए, 3 आए, तो मुझे एक और लूप चाहिए होगा इसके लिए। तो फॉर j इन रेंज i प्लस 1, तो जो पीछे से i आ रहा है उसमें मैं एक प्लस 1 कर देता हूँ, और s बराबर है s प्लस स्टैरिक, क्योंकि हम स्टैरिक पे बना रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर कोई हैश होते हैं उस पर भी बन जाता है। और हम कहते हैं फिर आप हमें इसके अंदर प्रिंट कर दो यही s। सो अगर हमारा ये कोड को अगर अभी हम क्या करते हैं, अब n के अंदर हम कुछ लेने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं प्रिंट सर फंक्शन को रिटर्न नहीं करवाएंगे?
प्रिंट करा लिया ना डायरेक्ट, रिटर्न करा के नीचे प्रिंट कर लिया, स्ट्रिंग रिटर्न करता मैं यहाँ पे और नीचे प्रिंट करता है कि बात अच्छा है, मैं डायरेक्ट ही प्रिंट कर रहा हूँ, पर वो वाली बात ठीक है आप करवा ठीक लें। है अब यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रिंटिंग पैटर्न फॉर 3, ये आएगा हमारे पास। और इसके बाद तो ये प्रिंट होगी एक लाइन, तो इसके बाद हम डायरेक्ट प्रिंट पैटर्न का सॉरी मेक पैटर्न का मेथड कॉल करते हैं और इसके अंदर हम 3 दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कराता तो फिर मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना पड़ता क्योंकि रिटर्न इसके अंदर आ जाता। नाउ लेट्स ट्राई इट, क्या कह रहा है ये अब कोड। ओ, 2 दफ़ा प्रिंट हो रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर मैंने जो एक मिनट कोड दिखा था ना। एक मिनट मैं आपकी अच्छा ज़रा मैं सही कर लूँ, मैं सुनता हूँ बात आपकी। ये लें जी, वो प्रिंट मैंने इसके अंदर कर दिया था। आप इसके अंदर 4 कर देंगे तो 4 चलेगा, इसमें आप 15 कर दें तो 15 चलेगा। ठीक है जी, बोलें अब। बेसिकली मुझे जो नेस्टेड लूप है ना वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं देखें ना, ये सिंपल है। ये पहले तो हमने रेंज के, आप इसको छोटा कर लें। देखें अगर आपको कभी अब इसके ऊपर अगर आपने काम करना था ना तो आपको फर्स्ट टाइम पे ये मेथड बनाना नहीं चाहिए था। आप डायरेक्ट सब कुछ ख़त्म करते, मेथड को भी ख़त्म करते, डायरेक्ट फॉर लूप लगाते और फॉर लूप को इस तरह करते। मैं इस तरह करता हूँ और मैं इसके अंदर रेंज 3 लगाता और डायरेक्ट इसको पहले प्रिंट करता कि मेरा काम चले। मेथड तो बाद में बुलाएंगे, मेथड तो रीयूजेबिलिटी है। अब ये डायरेक्ट 3 पे चल रहा है, तो क्या कर रहा है जी, रेंज 3 है। अगर मुझे ये ना पता चलता कि रेंज क्या कर रही है तो पहले मैं रेंज को प्रिंट कर लेता। सो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ प्रिंट आई। सो मुझे बता रहा है कि 0 के ऊपर मैं यहाँ पर 0 जब आएगा तो मैं एक और लूप में जाऊँगा और 0 + 1 करूँगा तो मेरे पास 1 आ गया। और अभी एस के अंदर एक स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, तो जब 1 आएगा तो मैं एक खाली स्टार साथ उसके कन्गैट करके प्रिंट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब 2 आएगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली 2 पड़ा हुआ होगा तो इसके अंदर एक और स्टार प्रिंट कर दूंगा। तो जब मेरे पास ये इस रेंज से बाहर जाएगा तो अगला एलिमेंट आएगा। तो इस तरह कोड को छोटा करके पहले आप यूज कर लें और जब आपको समझ लग जाए इसकी, देन उसके बाद आप इसका कंप्लीट मेथड बना के उसको ट्रांसफर कर दें उसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है भी। ये अब तो कल की भी क्लास लेके इकट्ठी वीडियो, या अगर कल सुबह टाइम हुआ तो इसको मैं लोड कर दूंगा आपको ना। सो ओके जी, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।